बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आजम अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ता जा रहा है। नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं। नाजरीन, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो या गली में खेलने वाले बच्चे, तमाम ही आजकल नशे के आदी हो चुके हैं। नशा चाहे सिगरेट का हो, नशा चाहे आइस का हो, नशा चाहे किसी बड़ी मंशियात का हो। नाजरीन, आइस के नशे को नौजवान नस्ल नशा समझती ही नहीं है। आइस इतनी कॉमन हो गई है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोसाइटी में, कि आइस से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स में नशे की ये लत, आइस जिसका नाम है, एक तो ये सस्ती है और हर किसी की दस्तरस में है। महकमे कार्रवाइयाँ करते हैं लेकिन दोबारा चीज़ें उसी तरह खुल जाती हैं, दोबारा हर आम शख्स के लिए दस्तयाब है। नाज़रीन, पिछले दिनों लाहौर में एक वाक़या पेश आया। 19 जनवरी को एक तीन बहन भाई और एक माँ का कत्ल हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि आज पता चला कि उसमें जो कातिल है वो उस माँ का सगा बेटा और उन बहन भाइयों का सगा भाई मुलव्विस है। मुलव्विस क्या है? कत्ल ही उन्होंने किया। कत्ल क्यों किया? क्योंकि पबजी और नशा जब आपस में मिला तो उन्होंने स्टंट यूज किया पबजी वाला, और नशा और दिमाग पर जो असर था वो आइस का था, और वो आइस के पैसे मांगना चाहे उसने अपनी माँ से, और माँ ने पैसे ना दिए, और ना देने की नाराजगी के ऊपर उसने अपने बहन भाइयों और माँ का कत्ल कर दिया, और जो कि आज ज़ेरे हिरासत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है वो मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मदिया, और इशफाक जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, नुमाइंदा स्टार न्यूज़ लाहौर। दोनों को वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए डॉक्टर साहिबा और इशफाक साहब। आपसे शुरू करते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया और कैसे, क्या तफसीलात से किस तरह आगाह करेंगे हमें कि वाकया कब पेश आया और इन्वेस्टिगेशन में क्या नतीजा निकला इन्वेस्टिगेशन का? जी बिल्कुल, लाहौर में आइस नशा ने एक और घर उजाड़ दिया था। काना में माँ और 3 बहन भाइयों को सगे भाई ने आइस की लानत में सगे बेटे से माँ और 3 बहन भाइयों को कत्ल करवा दिया। ये चंद रोज कबल थाना काना का इलाका में माँ और उसके 3 बच्चों को बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल करवाया गया था। आइस के नशा ने एक और घर बर्बाद कर दिया। सगे बेटे ने आइस और पबजी के जुनून में माँ को भाई और 2 बहनों समेत कत्ल करवा दिया। क्योंकि जराये के मुताबिक कत्ल करने के बाद जैन नामी मुलजम, जो उस माँ का बेटा था, बड़ा बेटा था, दूसरे कमरे में लेट गया और वाक़े का लाजमी इज़हार कर दिया। पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश, तो जैन ने बताया कि वो आइस का नशा करता है, उसे नशा में पबजी का खेलना बहुत पसंद है। इस रोज जब वालदा से डॉक्टर नहीद से आइस के लिए पैसे मांगे और इनकार पर अपनी सगी माँ का पिस्टल लेकर अपने भाई 21 साल तैमूर और 40 साल माँ, 15 साल बहन माँ नूर और 8 साल छोटी बहन नूर फातिमा को सरों में गोलियां मार के हलाक कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, क्या आइस की लानत मुआशरा में आम होना और बासानी स्कूलों, कॉलेजों और नौजवानों में उसकी फरावानी होने का जिम्मेदार भी जैन है? सूबाई दारुल हुकूमत में आइस के नशा की तलब लाहौर में ये कत्ल का कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल थाना नवाकोट के इलाका में भी आइस के नशे में एक शख्स ने ज्यादती के बाद अपने पूरे खानदान पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिस पर एक मर्द और खातून कत्ल हुई थी। उसके बाद एक और बेटे ने अपनी माँ को आइस के नशे में कत्ल कर दिया था। अच्छा, इशफाक कमल साहब मुझे बताइएगा कि पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? जी, पुलिस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लाहौर लहू लहू है। कहीं माँ की लाश मंशियात की लानत के खात्मे का सवाल करती है, तो कहीं सहाफी का लाशा शहर में किराए के कातलों की भरमार का रोना रोता है। लाहौर पुलिस तस्बीह पर गुलाम महमूद डोगर लाहौर तुम्हें बुलाता है। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब शहर लाहौर आपको बताना चाहता है कि वो लहू लहू है। कहीं आयत की नशा की लानत बेटे को माँ को कत्ल करवा रही है, कहीं नहर के किनारे कई माँ के जवान बेटे किराए के दिखाई देते हैं नशा करते, और कहीं मशहूर बदमाशों के डेरों पर किराए के कातिल पल रहे हैं, जबकि लाहौर पुलिस सब बच्चे की रिपोर्ट दे रही है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, आपने पूरा माजरा सुना, पूरा मामला सुना।
शुजा साहब, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप पूरा किस तरह इन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सकता है, किस तरह कम किया जा सकता है? एक तो मुझे ये एक आइस की तरफ से मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा, और दूसरा कि ये जो गेम का असर जो है, वो जो गेम्स खेले जाते हैं, इनका असर बच्चों के जहनों पर किस तरह मुरतब होता है? जी, थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जो आइस का ये स्ट्रीट नेम है आइस का, एक्चुअली ये केमिकल होता है जो कि मेथएम्फेटामीन से ये तैयार होती है। ये एक ऐसी खतरनाक नशे की किस्म है कि जब भी कोई इंडिविजुअल इसका इस्तेमाल करता है तो ये डायरेक्ट उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होती है ना, उनमें एक ट्रांसमीटर होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, ये सीधे जाकर उस पर इफेक्ट करती है। इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे सोसाइटी में ज्यादातर स्टूडेंट्स और अपर क्लास यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा इसका रुझान बढ़ गया है। एक तो ये जब स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ इसका ड्रग का इस्तेमाल, तो उस वक्त तो ये था कि ये एक महंगी ड्रग थी, जैसे कि 1 ग्राम 8 से 9 हजार रुपए की मिलती थी, तो उस वक्त तो ये लीड क्लास का इस तरफ रुझान था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका रीजन क्या था कि स्टूडेंट्स को ये लगता था कि जब वो इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वो 12 to 48 आवर्स तक जाग सकते हैं, उनको नींद नहीं आती है और उनको भूख नहीं लगती है, और जो उनकी कंसंट्रेशन और अलर्टनेस है वो इससे बढ़ जाती है। मगर होता क्या है कि जब एक बार वो ये चीज लेते हैं और वो डायरेक्ट जाकर उनके डोपामीन पर इफेक्ट करती है, उससे उनको बहुत ही सेटिस्फेक्शन और खुशी, हाई और अचीवमेंट वाली जो फीलिंग है ना, वो एक्सपीरियंस करते हैं। मगर जब दोबारा इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस मकदार से उनको वो इफेक्ट नहीं आता, फिर वो मकदार को बढ़ाते चले जाते हैं। अब जब ये इतनी तेजी से हाई फीलिंग की तरफ लेके जाती है ये ड्रग, तो जो नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे दिमाग में डोपामीन को प्रोड्यूस करने का, वो खराब हो जाता है। उससे ये हो जाता है कि वो किसी भी और चीज से, नॉर्मल अपनी डेली लाइफ से, अपने रिश्तों से जो भी खुशी का आंसर मिलता है हम सब इंसानों को नेचुरली, वो खत्म होता चला जाता है। जैसे अभी जिस खबर के बारे में ये बात कर रहे थे, तो उसमें देखें कि उस इंसान को कोई इंसाइट नहीं रहती है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये साइकोसिस को लीड करती है। साइकोसिस क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है कि पेशेंट का अपनी रियलिटी कॉन्टेक्ट इंपेयर हो जाता है, यानी अपना फर्क सही और गलत में वो नहीं कर पाता। जिस तरह से इस खबर के बारे में अगर हम देखें तो उसने रिश्तों की पहचानी थी, उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, अपनी बहनों का मर्डर कर दिया। तो इट्स मीन कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा एक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जैसे साथ ही आपने गेम्स के बारे में पूछा, तो गेम्स की जो एडिक्शन है ना, वो समझे आप कि जिस तरह से आम लफ्जों में आप नशे की एक समझते हैं ना एडिक्शन हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है, इसी तरीके से ये गेम्स की भी एडिक्शन जो है ये बहुत बढ़ रही है आज हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और ये इस गेम का और नशे का लिंक ये है कि जब ये नशा इस्तेमाल किया जाता है तो बड़ी अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, बढ़ जाती है। उसमें उस इंडिविजुअल को लगता है कि वो बहुत हाई स्कोर कर सकता है गेम्स में, तो उन्होंने एसोसिएशन बना ली होती है कि गेम को जीतने के लिए, इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो नशे का भी साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस केस में वो बता रहे थे कि उनको पैसों की जरूरत थी नशे के लिए, वो मांग रही थी जो कि फैमिली ने उन्हें प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्ट कर दिया है। अच्छा, अलावा कुछ मेडिकल रीजंस भी हैं थोड़े से, अगर मैं हाईलाइट कर सकूं कि जब इस नशे का इस्तेमाल किया जाता है तो ये कुछ बीमारियों को भी लीड करती है, हाई ब्लड प्रेशर को लीड करती है, स्ट्रोक को लीड करती है और ब्रेन डैमेज को भी लीड करती है। तो होता क्या है कि दिल और दिमाग की शरियानें फट भी सकती हैं इसके डोज से ज्यादा इस्तेमाल करने से, ठीक है। ठीक है। और जो इसकी फॉर्म है, इस तरह से लोग इसको इंजेक्ट करते हैं, ओरली भी लेते हैं, स्मोक करके भी लेते हैं, स्नोटेड भी लेते हैं और इंजेक्ट फॉर्म में भी ले रहे होते हैं। और एक कॉमन रीजन पीयर प्रेशर भी हमने देखा है कि दोस्तों के प्रेशर में भी आकर यंगस्टर्स जो हैं वो इस ड्रग को इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आप लोगों के पास तो मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट होते होंगे, तो ज्यादा तादाद इसमें नौजवानों के अलावा मेल फीमेल में अगर हम नंबर्स आइडेंटिफाई करें तो नंबर्स किन के ज्यादा हैं, मेल के या फीमेल्स के? देखिए, एक्चुअली कॉमनली ये मेल और फीमेल दोनों में इसका इस्तेमाल है, लेकिन आपको पता है कुछ हमारे कल्चरल इश्यूज हैं कि खवातीन के जो इस तरह के इश्यूज होते हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते। जो ड्रग सेंटर्स होते हैं उनके नुमाइंदे बताते हैं कि भर में बहुत सारी कॉल इस तरह की, या हमारे जो माहिर नफ्सियात के क्लिनिक्स होते हैं उसमें आती हैं, लोग
इंफॉर्मेशन भी लेते हैं कि आप फीमेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं या उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जा सकती है, लेकिन उनको सामने लाना और उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, और फैमिली और जो ना प्रेशर होता है सोसाइटी का, उसकी वजह से इतना ज्यादा वो केसेस सामने नहीं आते, मगर ये यंगस्टर्स में, फीमेल में भी इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, तो रिहेबिलिटेशन का क्या तरीकेकार होता है मैम, कि रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए? अगर सेल्फ रिहेबिलिटेशन की बात अगर हम करें तो कैसे इसको कर सकते हैं और क्या आसान तरीकेकार हैं? ओके, सबसे आसान तरीकाकार तो इसका ये है कि देखिए, इसको दो तरीकों से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो जिस तरह साइकाइट्रिस्ट यूनिट होते हैं ना, जैसे साइकाइट्रिस्ट क्लिनिक्स होते हैं, उसमें साइकाइट्रिस्ट इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जाती है, यानी कुछ दिन इनको अद्वियात के असर में रख के इसका जो असर है और जो है जिस्म में से, और उससे जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनके साथ डील कैसे करने हैं, उसके लिए जो पेन है और चीजें हैं उसके लिए मेडिकेशन के साथ एक ट्रायल दिया जाता है, जिसे हमारी जुबान में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जब वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से, अमल से वो मरीज निकल कर आता है, फिर उसकी साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी सोचने समझने की और बहुत सारी फैसला करने की कुव्वत बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है। उसको वापस अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में दोबारा से एक नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए एक काउंसलिंग की और साइकोलॉजिकल थेरेपी की बहुत जरूरत पड़ती है, कि उस थेरेपी के थ्रू उसको साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रिपेयर करता है कि किस तरीके से वो अपने इस असर से बाहर आ सकता है और वापस जाकर दोबारा नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे स्टार्ट की जा सकती है। तो साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, ये 2 से 3 प्रोफेशनल्स होते हैं जो मिल के इनके ट्रीटमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। अच्छा मैम, मैं जिस तरह भी आपने कहा कि रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो ये नौजवानों में डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह आप जो है ना वो सिंध इंस्टीट्यूट से हैं, तो आप लोग गवर्नमेंट को इन्फोर्स नहीं करते कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं इनमें ये नशे की जो फरावानी है और जो वहाँ पर सप्लाईज हैं उसको रोका जाए, इसको कम किया जाए? जी, बहुत इस बारे में क्या कहते हैं कि बहुत हमारे सूबे और दूसरे सूबों में भी इस पर बहुत काम किया गया है। कुछ जगहों पर सजा भी रखी गई है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अगर मिल जाता है तो उसके लिए कुछ सजा का तयन किया गया है, कि उसको 2 साल के लिए या जितनी मकदार में उसके पास मिलती है उसी हिसाब से उसको क्या कहते हैं प्रिजन में रखा जाएगा। और बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं या जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जितनी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसमें ख्याल बहुत रखा जाता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इस चीज के बारे में कि ये चीज ना हो। लेकिन आपको पता है कि यंगस्टर सुबह से लेके रात तक पूरा वक्त तो यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स शाम में, रात में, पार्टीज में बाहर भी मिल रहे होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, और वहां पर वो एक दूसरे को इस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और वो ज्यादा यूज करने लगते हैं। ये जो हम सुनते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा यूज करते हैं, तो जाहिर है स्टूडेंट ज्यादातर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के यूज नहीं कर रहे होते, वहां से उनको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है कि कौन डीलर है, कौन कहाँ से ली जा सकती है, कितने में मिलती है और इससे क्या फायदे या नुकसान, जो भी उनका एक अपना नॉलेज होता है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क उनका वहां बन जाता है, जिससे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, रसाई उनको मिल जाती है, वो वहां तक पहुंच पाते हैं। मैम, पबजी के हवाले से एक लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी ये भी आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूशंस में काउंसलर्स भी रखे गए हैं कि जो कि वैसे ही यानी कि डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ इस चीजों के बारे में, ये और बाकी नशों के बारे में बात करें और बताएं कि उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर इनके क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं, और अगर उसे क्या कहते हैं कि आपको पता हो तो आपको किस तरीके से एक दूसरे के अपने फ्रेंड्स की आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इससे निकलने के लिए। तो जर्नल काउंसलिंग सेशन, अवेयरनेस सेशन, जैसे मेंटल हेल्थ डे वगैरह जो सेलिब्रेट हो रहा होता है, तो उसमें ये सारी अवेयरनेस स्टूडेंट्स को देने के लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे सेमिनार और ऐसी चीजें अरेंज करते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह भी पबजी की बात करें तो जाहिर है बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा होता है, तो इसके लिए कोई अवेयरनेस सेशंस गवर्नमेंट की तरफ से या आप लोगों की डॉक्टर तंजीमों की तरफ से कोई अवेयरनेस सेशन देते हैं आप लोग, ताकि बच्चों में ये चीज़ें कम की जाएं और इनको मिनिमाइज किया जाए, ताकि जो है बच्चे जो खेलों की जिस्मानी जो खेलों की सरगर्मी है उसमें हिस्सा लें, बजाय इसके कि वो डिजिटल गेम्स के पीछे जो है ना वो लगे रहें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में जैसे कि आप जानते हैं ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर जैसे पार्क, और आपको पता है बहुत ज्यादा महीनों तक लॉकडाउन और ये सारी चीजें जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसमें कुछ ज्यादा ही बच्चों के घर में रहने में, कमरे में रहकर इन
लाइक उनके हाथ में फोन और टैबलेट और ये सब चीजें होती हैं, तो ये गेम्स में वो ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं। बिल्कुल इस तरह के सेशन और अवेयरनेस करवाई जाती है। पेरेंट्स की एक्चुअली काउंसलिंग सेशन भी ग्रुप्स में करवाते हैं हम लोग, ताकि पेरेंट्स को ये गाइड किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इस तरह की गेम्स की वजह से बच्चे के बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, वायलेंट होने लगते हैं, बच्चे एग्रेसिव होने लगते हैं। यही एग्रेसिव टेंडेंसीज आगे जाकर डोमेस्टिक वायलेंस उनसे करवाती हैं। तो उनके फ्यूचर रिलेशनशिप, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये जो अभी से वो इन चीजों पर डिपेंडेंसी कर रही है, उसके क्या क्या बुरे नताइज हो सकते हैं, इसके बारे में पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है। और इस तरह की बहुत सारे सेशन, अवेयरनेस सेशन हम मुनक्किद करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अशफाक साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा और मैं ये दोबारा इस तरफ आऊंगा कि वहां पर जो पुलिस है उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि आगे क्या, जो जाहिर है एक उनको जो सप्लाईज हैं वो बच्चे तक सप्लाई पहुंचती थी तभी तो बच्चा नशे का आदी था। जी, जो बच्चे तक सप्लाई इस बच्चे तक नहीं पहुंची, लाहौर की सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर ये सप्लाई पहुंच रही है। और ये पुलिस, लाहौर पुलिस की नाक के नीचे ये सारी सरगर्मियां हो रही हैं। और लाहौर पुलिस की सरपरस्ती कई लोगों को जो मंशियात फरोश हैं उनकी सरपरस्ती हासिल है। पिछले कई दिनों से कई करोड़ों की जो चरस है, फ्यूम है, पाउडर है, हिरवन है, ये इधर से बंद रोड रावी पुल पे पकड़ी गई है। इससे पहले पता नहीं कितने हजारों मन चरस लाहौर के अंदर आ चुकी है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारों की जो खामोशी है ये उस पर भी एक सवालिया निशान है। अगर बात करें नहर, जो लाहौर का जो दिल है, ये कोट लखपत से शुरू होता है, जल्लो तक ये नहर जाती है और ये मुस्लिम टाउन के दोनों सराउंडेड तरफ किनारों के ऊपर सरेआम जो बच्चे हैं खूबसूरत, जो माओ के उधर सरेआम इंजेक्शन का नशा लगा रहे हैं, सरेआम वो पाउडर पी रहे हैं और सरेआम जो नशे की लानत है उसको सरेआम लोगों के सामने सरे दस्त वो कर रहे हैं। पुलिस फर्जी ऑपरेशन करती है, फर्जी ऑपरेशन के बाद पुलिस गायब हो जाती है। मैंने कई मर्तबा अपने ऑफिस जाते हुए पुलिस के डाले देखे हैं और गाड़ी में खामोशी से आते हैं जो मंशियात फरोश हैं, वो पुलिस की सरपरस्ती में उनको टोकन की सूरत में पकड़ा जाते हैं और उनसे आसानी से वो निकल जाते हैं। जब मेरी पुलिस वालों से एक मर्तबा बात हुई, मैंने कहा जी वो आपके सामने कहता है जी वो मर जाते हैं जब हम उनको पकड़ते हैं, वो आगे से हमला कर देते हैं। तो अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो इधर हमारे मुहाफिज हैं, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारे पैसों के टैक्स के पैसों से वो तनख्वाहें लेते हैं, अगर वो ये जवाब दे दें भी वो हमसे बारी हैं, ना तो मंशियात कंट्रोल हो रही है लाहौर में, ना मंशियात पीने वाले कंट्रोल हो रहे हैं। ये दोनों तरफ ही सीसीपी और डीआईजी ऑपरेशन की जो गुड गवर्नेंस है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, तो जिस तरह आपने कहा कि वो मर जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं, तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं डाला जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है? उनको छोड़ दिया जाता है, ये छोड़ देते हैं या वो फिर आगे लग के भाग जाते हैं। हालांकि बहुत सारे इधर प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इतने हॉस्पिटल लाहौर में मंशियात के नहीं हैं। जैसे अमीद हॉस्पिटल है या कोई XYZ हॉस्पिटल तो है इधर, जहां मंशियात का इलाज बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं बात करूं महकमा हेल्थ, पंजाब हायर सेकेंडरी, इनके जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ये मेडिकल स्टोरों के ऊपर जो इंजेक्शन लेवल के बिकते हैं सरेआम, उसकी जो नुमाइश भी जारी है। उधर से आसानी से जो नशा करता है इंजेक्शन अपनी रगों में, जो नशे की लानत को रगों में डाल के वो इधर सरेआम एक नई दुनिया के अंदर आबाद हो जाता है। वो ड्रग इंस्पेक्टर जो फर्जी ऑपरेशन करते हैं मेडिकल स्टोर से, अताइयों से मंथलियां वसूल कर रहे हैं, ये महकमा हेल्थ की कारकर्दगी के ऊपर भी ये सवालिया निशान है। और डॉक्टर जो सूबाई वजीर है हमारी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनको चाहिए भी जो महकमा है, जो मेडिकल स्टोर के ऊपर सरेआम इंजेक्शन नशे के और नशे की जो बोतलें और पौंडे वगैरह जो पीने के लिए लिक्विड फॉर्म में वो भी बिक रहे हैं, उनको भी अगर कंट्रोल किया जाए तो जो नशे की जो आदि हैं इनका काफी हद तक खात्मा भी हो सकता है, कंट्रोल में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह अचानक से चीज़ों को रोका जाएगा तो वो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाएंगे, वो डेफिनेटली किसी और मर्ज की जानिब चले जाएंगे या
शायद वो उनकी जान भी जा सकती है। तो आपकी जब महकमा सेहत से बात हुई होगी यकीनन, तो उसमें उनको आपने बताया कि भाई यहाँ पे रिहेबिलिटेशन की बहुत ज़रूरत है, तो आपके रिहेबिलिटेशन कैंप, टेम्पररी कैंप भी बनाए जा सकते हैं ताकि नशे के आदी अफराद को इस नशे से निकाला जाए। तो इस बारे में महकमा हेल्थ का और मिनिस्ट्री का क्या कहना है? जी, महकमा हेल्थ का हमेशा सब अच्छे की रिपोर्ट्स हैं, और जब से तब्दीली सरकार लाहौर में नहीं, जब से पाकिस्तान के अंदर आई है, और जो खान साहब ने कहा था भी पाकिस्तान के अंदर एक इंसाफ का निजाम होगा, ये सिर्फ कागजों के अंदर इंसाफ का स्थान है। ये बदकिस्मती है। मेरी रियाज फतियाना साहब जो कायमा कमेटी के चेयरमैन है कानून व इंसाफ के, उनसे भी बात हुई थी इस्लामाबाद। उन्होंने कहा था भी जब तक किसी चीज के अंदर इस्लाहात नहीं आएंगी तो अमल दरामद कैसे होगा। जब तक कानून की बालादस्ती पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी तो कैसे आप क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जरूरत है, और ये जो पुलिस के जो सिपाही हैं या थाना के जो SHOs हैं, ये अगर अपना किबला दुरुस्त कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कहता भी ये जो मिनिमाइज हो सकते हैं, ये यकद मुश्त तो खत्म नहीं हो सकते। ये महकमा सेहत और महकमा पुलिस, ये दो जो महकमे हैं, अगर मिलके, तीसरा कोई एनजीओज और डॉक्टर्स, ये अपना बेहतर पॉजिटिव अगर किरदार, अपना बेटा, अपने बच्चे समझ के इनको शफकत का हाथ दे के इनको कहीं ऐसे सेंटर में एडमिट किया जाए। वो ज्यादा हजारों की तादाद में कम नजर आते हैं, 200 300 इधर घूम रहा है, लेकिन बदामी बाग, लारी अड्डा, शालामार बाग, शाही किला के बैक साइड पे, बादशाही मस्जिद के बैक साइड पे, जब भी आप किसी लाहौर के रश वाली जगह पे जाएंगे, आपको 100 200 300 जो फर्द है, नौजवान है, वो नशे की धुत में दिखाई दे रहा है, वो अपनी जिंदगी में जी रहा है। अगर ये कानून पे अमल दरामद करें, अगर ये करना चाहें, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ टीवी टॉक शो की हद तक तो सब अच्छे की रिपोर्ट है। जब तक इंसान फील्ड के अंदर नहीं जाता, जब तक कोई प्रैक्टिकल अमल नहीं करता, उस वक्त तक कानून की बालादस्ती अमल में नहीं ला जाती। बहुत शुक्रिया इशफाक कमल साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, फिलहाल हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, कहीं जाइएगा मत।